25 जुलाई 2024 को नई मुंबई में पूरन पुलिस स्टेशन में सरोन कुमार नाम का एक बंदा आता है। अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेन लिखाता है जिसका नाम होता है यशवी। नाजरीन, ये यशवी कुमार कौन है और कैसे गायब हुई, इस स्टोरी को जानते हैं इस वीडियो में। वो कंप्लेन में लिखाता है कि आज दोपहर मेरी बेटी अपनी कंपनी से छुट्टी लेके, जो कि बालापुरा कंपनी है, उससे छुट्टी लेके घर आ गई थी कि उसकी तबीयत खराब थी। फिर वो घर थोड़ी देर रुकी और अपनी एक दोस्त को मिलने चली गई। उसने हमें नहीं बताया कि मैं अपनी किस दोस्त को मिलने जा रही हूँ। आगे पीछे यूं होता है कि वो जब भी कभी लेट हो तो हमें फोन करके बता देती है कि आज मैं घर लेट आऊंगी। लेकिन आज जब शाम तक वो घर नहीं लौटी तो हम उसके नंबर के ऊपर कॉल करते रहे, लेकिन उसका नंबर बंद। हम रात 10 बजे तक इंतजार करते रहे, लेकिन आगे से उसका नंबर बंद ही जाई जा रहा था। हमने उनके दोस्तों को भी फोन किया कि हमारी बेटी तुम लोगों के पास तो नहीं, लेकिन किसी दोस्त के पास हमारी बेटी नहीं थी। इस वजह से हम 11 बजे आज कंप्लेन लिखवाने आए हैं। ये कंप्लेन मिलने के बाद पुलिस वाले जो होते हैं वो घर वालों को कहते हैं कि तुम लोग चले जाओ, हम लोग अपने मुखबर एक्टिव करते हैं और पता करते हैं। जैसे ही लड़की मिलती है हम लोग आपको बताते हैं। ये बात करने के बाद ये जो सारन कुमार था और इसकी बीवी थी, ये वापस घर आ जाते हैं, लेकिन बेटी नहीं मिल रही होती है। इनकी चिंता काफी बढ़ रही होती है। रात 2:20 के ऊपर जिस पुलिस स्टेशन में जिस ऑफिसर को ये कंप्लेन लिखवा के आए होते हैं, उसको एक फोन आता है एक अनजान बंदे का। वो कहता है कि यहाँ पे कोट नाला पेट्रोल पंप के करीब एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई है, जो कि खून से लथपथ है और कुत्ते उसको खा रहे हैं। पुलिस वाले फौरन एक्टिव होते हैं और उस कोट नाला इलाके के पास जाते हैं और लड़की की डेड बॉडी रिसीव करते हैं और हॉस्पिटल लेके आ जाते हैं। नाजरीन, इस लड़की की कंडीशन इतनी ज्यादा खराब थी कि यहाँ पे मैं आप लोगों को बता नहीं सकता, फिर भी मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ कि शायद आपको समझ आए। लड़की के ऊपर खंजर से वार किए गए थे और खंजर भी कोई काफी बड़ा और तेज धार था। उसके सीने के ऊपर काफी ज्यादा वार किए गए थे, उसके गले के ऊपर भी वार किए गए थे और उसका प्राइवेट पार्ट भी काफी ज्यादा डैमेज कर दिया गया था। वो खंजर बंदा प्राइवेट पार्ट के अंदर फुल घुसा रहा था और बाहर निकाल रहा था, और उसका जो चेहरा था, मर जाने के बाद उसके चेहरे के ऊपर कोई बंदा पत्थर मारता रहा और अपना गुस्सा निकालता रहा। नाजरीन, जब भी इस तरह का कुछ होता है तो ये चीज सामने आती है कि ये कोई पर्सनल दुश्मनी की वजह से हुआ है। कोई बंदा इमोशनली इसके साथ अटैच था, किसी बंदे को इसके साथ बहुत ही अटैचमेंट थी, जिसकी वजह से उसे इस कदर इससे शदीद नफरत हुई और वो अपना गुस्सा निकालता रहा। क्योंकि आम दुश्मनी का केस हो तो बंदा आम तरीके से कत्ल करता है, कत्ल करने के बाद चला जाता है। लेकिन इस तरह का जब भी मामला होता है, एक बंदा सीने के ऊपर खंजर मार रहा है, गले के ऊपर खंजर मार रहा है, हालांकि गले के ऊपर खंजर चलाने के बाद आगे वाले बंदे की जान निकल गई खून बह जाने की वजह से और बड़ा जख्म लग जाने की वजह से। लेकिन बार बार उसके सीने के ऊपर वार करना, उसके पेट में वार करना, टांगों के ऊपर वार करना और प्राइवेट पार्ट के ऊपर भी वार करना, ये दिखाता है कि उस बंदे को काफी ज्यादा गुस्सा था। इसका चेहरा भी पत्थर से कुचल दिया गया था। खैर, पुलिस वाले जो होते हैं ऑटोप्सी रिपोर्ट के लिए डेड बॉडी को भेज तो देते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही होती कि ये किस बंदे की, किस लड़की की डेड बॉडी है, या पे हम किसको बुलाएं। फिर उसी ऑफिसर के ज़हन में आता है कि हाँ, आज रात 11 बजे तो एक लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई गई है। लिहाजा वो सामूर कपार को फोन करते हैं और पुलिस स्टेशन मंगवाते हैं और साथ लेके हॉस्पिटल जाते हैं। अब माँ और बाप जो होते हैं उनका दिल धक धक कर रहा होता है और वो मन्नत मार रहे होते हैं कि ये जो लड़की की डेड बॉडी मिली, ये हमारी बेटी ना ही हो, कोई और लड़की हो, हमारी बेटी अपनी किसी दोस्त के पास हो। तड़पते दिल के साथ, धक धक दिल के साथ करते हुए वो हॉस्पिटल जाते हैं। जब लड़की की चेहरा देखते हैं और उसके कपड़े देखते हैं और उसके जिस्म से, जिसामत से, कपड़ों से, हर चीज से वो हिसाब लगाते हैं, तो उनको पता चलता है कि ये हमारी बेटी है। क्योंकि सीधा चेहरा देख के तो उनको वाजे नहीं हो रहा होता, क्योंकि उसका चेहरा बड़ी बुरी कंडीशन में होता है। अब उनके दर्द की तो इंतहा ही नहीं रह जाती कि जब उनकी बेटी घर से सही दोपहर को निकली है, फ्रेश मूड में हंसती हुई अपनी दोस्त को मिलने गई है, लेकिन वापस बेजान मिली है और इस कंडीशन में मिली है। सबसे ज्यादा अपना प्यारा खो जाने का ये दुख होता है कि मरते वक्त वो किस तकलीफ में था, किस अजियत में था। ये उसकी डेड बॉडी देख के पता चल ही रहा था कि इसके साथ क्या हुआ और इसने कितनी तकलीफ में अपनी जान दी होगी। खैर, वो पहचान जाते हैं। अब पुलिस वाले जो होते हैं एविडेंस इकट्ठे करने शुरू कर देते हैं। पुलिस की 4 से 5 टीमें बनाई जाती है। एक टीम ने सीसीटीवी कैमरे को एग्जामिनेशन करना होता है, एक टीम ने इसके मोबाइल की कॉल हिस्ट्री निकलवानी होती है, लोकेशन निकलवानी होती है और आखिरी कॉल किस बंदे ने की वो निकलवानी होती है, और एक जो टीम होती है उसने ग्राउंड लेवल के ऊपर इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, इसके माँ बाप से पूछ-गूछ करनी होती है,
बाकी जानने वालों से भी करनी होती है। खैर उसी रात माँ बाप से पूछ वो करते हैं कि ऐसा क्या मसला था, तुम लोगों की किससे दुश्मनी थी, या इस लड़की की किससे दुश्मनी थी, अपनी कंपनी में किसी के साथ कुछ झगड़ा हुआ हो, कोई हसद की वजह से किसी ने कुछ किया हो, हमें बताओ। वो कहते हैं चूंकि हमारी बेटी एक शरीफ लड़की थी, कभी उसका किसी से झगड़ा नहीं हुआ था, कभी किसी को वो कुछ नहीं कहती थी, बड़े प्यार से बड़े हंसमुख के साथ सबके साथ रहती थी। लेकिन आज से 5 साल पहले 2019 में एक वाकया हुआ था, उसके अलावा और कुछ भी नहीं था। पुलिस वाले पूछते हैं कि वो क्या वाकया था। वो कहते हैं कि हमारे मोहल्ले में एक दाऊद शेख नाम का लड़का रहता था, वो एक बस कनेक्टर था। हमारी बेटी अक्सर जब स्कूल जाती वापस आती तो अक्सर वो बस कनेक्टर उससे बातें वगैरह कर रहा होता था। तो हमारी बेटी नाबालग थी, एक दिन हमने देखा कि वो बस कनेक्टर के साथ खड़ी होके बस के पास ही बातें कर रही स्कूल से वापसी के ऊपर। तो हमें ये लगा कि हमारी बेटी जो है इसके साथ ये बदतमीजी कर रहा है। हमने अपनी बेटी से पूछा तो वो आगे से खामोश हो गई, तो हमें तो यही पता चला कि बेटी से बदतमीजी कर रहा है। तो बाप ने इस लड़के दाऊद शेख के खिलाफ कंप्लेन कर दी, बदतमीजी वगैरह की। तो इस बंदे को अरेस्ट कर लिया गया। 1.5 महीने बाद इस बंदे की बेल हो जाती है, लेकिन घर वालों को कोई पता नहीं होता कि इसकी बेल होगी। ये बाहर आ गया और ये बाहर आके कहीं पे गायब भी हो गया। 5 साल ये बंदा इनको नजर ही नहीं आता, पता नहीं किधर चला गया किधर नहीं चला गया। 2019 से 2024 आ गया, पहली दफा ये इस बंदे का जिक्र कर रहे हैं, पुलिस वालों को बता रहे हैं। देखा इन लोगों ने अब भी इस लड़के को कहीं पे नहीं है, लेकिन ये वाकया जो हुआ था ये पुलिस वालों को बताना लाजमी था। इसके अलावा कभी कोई वाकया ऐसा नहीं हुआ जो पुलिस वालों को बताया जाए। अब पुलिस वाले जो होते हैं इस चीज को ज़हन में रखते हैं और अगले दिन कैमरों की एग्जामिनेशन करना शुरू कर देते हैं। कैमरों की लोकेशन निकाल रहे होते हैं, हिस्ट्री निकाल रहे होते हैं। दूसरी तरफ वो जो पुलिस होती है टीम जिसने मोबाइल लोकेशन वगैरह निकलवानी होती है, वो इसकी मोबाइल की लोकेशन निकलवाते हैं। तो इसकी लोकेशन जो होती है वो तो इसी कोट नाला इलाके में आती है जहाँ से इसकी डेड बॉडी मिली होती है, कूड़ा किटकट से। लेकिन इसकी लास्ट कॉल किसकी थी, इसका प्यार मोहब्बत का तो कोई एंगल नहीं हो सकता। किसी लड़के के साथ ये मोहब्बत करती हो, उसने अपनी दुश्मनी निकाली हो, ये जानने के लिए पुलिस वाले इसकी कॉल हिस्ट्री निकलवाते हैं। लास्ट कॉल इसकी होती है मोहसन नामी एक लड़के के साथ, और एक और कॉल इसकी काफी नंबर पे बार बार हो रही होती है। जब उसका पता लिखवाया जाता है तो वो होती है दाऊद शेख की। जी हाँ नाजरीन, जिस लड़के को 5 साल पहले इसके बाप ने गिरफ्तार करवाया था, ये लड़की उस लड़के से भी बात कर रही थी और एक मोहसन नामी लड़के के साथ भी बात कर रही थी। 2 लड़के इसके राब्ते में थे। अब चूंकि दाऊद शेख तो 5 साल से गायब था, किसी को मिल ही नहीं रहा था। मोहसिन जो होता है वो इनके इलाके में रहने वाला होता है। पुलिस जाके उसको फौरन गिरफ्तार करती है, थाने में लेके आ जाती है, उससे पूछगूछ करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है। तो पता चलता है कि ये जो दाऊद शेख है और ये मोहसिन जो है ये दोनों आपस में दोस्त है। मोहसिन बयान देता है कि दाऊद शेख जो है जब भी उसका नंबर ये ब्लैक लिस्ट के ऊपर लगा देती थी यशवी, तो वो मेरे नंबर से ही इसे फोन करता था। इस वजह से मैंने कभी भी यशवी से बात नहीं करी थी, बल्कि वो दाऊद ही मेरे नंबर से कॉल करता था। तो और भी जो कुछ वो दाऊद के बारे में जानता है वो सब कुछ पुलिस को बता देता है। पुलिस वाले जो होते हैं उसका नंबर लेते हैं और उसकी हिस्ट्री निकलवाना शुरू कर देते हैं। उसकी सारी हिस्ट्री चेक करी जाती है, जितनी भी नंबरों पे फोन वो कर रहा होता है, किधर का रहने वाला होता है। नाजरीन, ये यहाँ पे बस की कनेक्टिंग करने के लिए पूरन इलाके में आया होता है, वैसे ये पीछे कर्नाटक के एक गाँव का रहने वाला होता है। अब एक सीसीटीवी कैमरे में ये आता है कि जिस दोपहर को 25 जुलाई को ये लड़की अपने घर से निकली, एक रोड के ऊपर जा रही होती है, तो 8 मिनट बाद ये दाऊद शेख भी उसी रोड के ऊपर इसके पीछे जा रहा होता है। अब इस लड़की ने अपनी एक दोस्त को बोला होता है कि यार मैंने 25 जुलाई को किसी से मुलाकात करनी है, तो मेरी मजबूरी है, मुलाकात करनी भी लाजमी है, तो करने को दिल भी नहीं चाहता। ये जो इसकी दोस्त ने ये बात इससे करी होती है, वो अब आकर पुलिस को बयान देती है कि उसने मुझसे ये बात करी थी कि मेरी मजबूरी है, लेकिन इसके अलावा उसने मुझे कुछ नहीं बताया था कि मैंने किससे मुलाकात करनी आया, वो लड़की है या लड़का है, लेकिन इस तरह की हमारी बात हुई थी। अब पुलिस वाले ये सारी चीजें ज़हन में रखते हैं और दाऊद शेख की तलाश करना शुरू कर देते हैं। नाज़रीन ग्रामी, होता कुछ यूं है कि ये जो दाऊद शेख होता है, ये जब 25 जुलाई को यहाँ पे आया होता है पूरनपुरा इलाके में, तो यहाँ से ये 25 जुलाई को ही निकल जाता है और ट्रेन के जरिए अपने इलाके कर्नाटक में जाता है और वहाँ पे जो इसका गाँव होता है उस गाँव में चला जाता है। नाजरीन, इस गाँव में अब इसकी दादी रह रही होती है, अपनी दादी के पास जाता है और इसको इस चीज का पता होता है कि अगर मैंने मोबाइल को ऑन ही रखा तो यहाँ पे मेरी लोकेशन निकल आएगी और पुलिस मुझे आके गिरफ्तार कर लेगी। लिहाजा ये अपने मोबाइल को बंद करता है और अपनी दादी के पास रख देता है और यहाँ से भी निकल जाता है पैदल ही। अब पुलिस वाले जो होते हैं इनके पास और भी काफी तरीके होते हैं। इनको या तो नजर आ जाता है कि मोबाइल की लोकेशन यहाँ पे है, लेकिन वो बंदा यहाँ से पहले ही निकल चुका है। पुलिस वाले अपने मुखबर जो होते हैं उनको एक्टिव करती है, तो किसी मुखबर के जरिए पता चलता है कि इसके गाँव के नजदीक जो पहाड़ी इलाका है ये उस पहाड़ी इलाके में रह रहा है और कभी किसी पहाड़ी के ऊपर चला जाता है, कभी किसी पहाड़ी के ऊपर चला जाता है। यूं नाजरीन 30 जुलाई को जो पुलिस होती है वो इसको जाके उस पहाड़ी इलाके से गिरफ्तार कर लेती। गिरफ्तार करने के बाद इसे पूरन पुलिस स्टेशन लाया जाता है और ला के इसकी तफ्तीश अच्छे से की जाती है और इससे दोबारा पूछा जाता है कि बताओ तुमने यशवी को क्यों कत्ल किया और क्या रीजन था। तो वो बताता है कि हाँ, मैंने यशवी
यशवी को कत्ल किया और कत्ल करने के पीछे एक बहुत बड़ी रीजन था, बहुत बड़ी वजह थी। वजह कुछ यूं थी कि जब साल 2019 में इसके बाप ने देखा था कि यशवी और ये दाऊद आपस में खड़े बातें कर रहे हैं, तो इसके बाप को लगा था कि शायद ये यशवी के साथ जबरदस्ती बात कर रहा है। लेकिन यशवी उस टाइम नाबालग थी, पर फिर भी वो अपनी मर्जी के साथ इसके पास खड़ी हुई थी और बातें कर रही थी। अब ये 1.5 महीना जब जेल में रहता है, जेल में रहने के बाद बाहर आता है और बाहर आके इसका यशवी के साथ राब्ता होता है फोन के ऊपर, और ये अक्सर आपस में मिलते भी रहते हैं, मुलाकात भी करते रहते हैं। वक्त यूं ही गुजरता रहता है। साल 2019 से साल 2024 आ जाता है। साल 2024 आने तक इनका जो प्यार मोहब्बत होता है, ये तो इनकी तमन्ना हवस सब कुछ पूरा हो चुका होता है। अब इसका ज़हन ये था कि साल 2024 में इसने बालिग हो जाना है, तो मैं इससे निकाह करूंगा और निकाह करके अपने गांव कर्नाटक के इलाके में लेके चला जाऊंगा। लेकिन ये जो यशवी होती है, ये कहती है कि देखो, मैं तुमसे निकाह करके तुम्हारे इलाके कर्नाटक में नहीं जाना चाहती, मैं यहाँ पे ही रहना चाहती हूँ। लेकिन ये इससे मोहब्बत करती थी, लेकिन निकाह करने के ऊपर राजी नहीं थी, शादी इससे नहीं करवाना चाहती थी। ये जो होता है, ये बार बार इसे इस चीज के ऊपर राजी करता रहता है कि शादी करवा लो, लेकिन वो नहीं मान रही होती। नाज़रीन, ये जो 5 साल इनकी मुलाकात होती रही, जो 5 सालों में ये एक दूसरे के साथ फिजिकल भी होते रहे। वो जो दाऊद था वो इसकी तस्वीरें वगैरह भी बनाता रहा, प्राइवेट हालत में भी इसकी तस्वीरें वगैरह वीडियो वगैरह बनाता था। अब सीन कुछ यूं था कि जब यशवी शादी के लिए नहीं मान रही थी, तो ये जबरदस्ती करना शुरू कर देता है, उसको ब्लैकमेल करता है कि देखो, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी, मेरे साथ शादी नहीं करोगी या मुझे मिलने नहीं आओगी, तो मैं ये तुम्हारी तस्वीरें हैं ये फेसबुक के ऊपर वायरल कर दूंगा। तो वो अक्सर जब बात नहीं मान रही होती थी, तो ये फेसबुक के ऊपर एक आधी उसकी प्राइवेट तस्वीर अपलोड कर देता और करने के फौरन बाद डिलीट भी कर देता। इसको ये होता था कि ये जो है यशवी को इस तरह धमकी लगा रहा है, और यशवी को धमकी लग भी जाती थी। वो जब देखती कि इसने तस्वीर अपलोड कर दी और डिलीट कर दी है, तो ये डरती हुई आ जाती कि कहीं ये डिलीट नहीं करेगा तो आगे चली जाएगी। यूं इनकी मुलाकात होती रहती। वो बताता है कि 22 जुलाई को भी हमारी मुलाकात हुई इस पूरनपुरा इलाके में, 23 जुलाई को भी हमारी मुलाकात हुई इस पूरनपुरा इलाके में। वो यही सोच के आता रहा कि शायद ये मान जाए, वो इसको राजी करता रहा, लेकिन ये हरगिज राजी नहीं हो रही थी। वो इससे इतना ज्यादा तंग था, इतना ज्यादा टॉर्चर था कि वो सोचता था कि इसने यार 5 साल हो गए मेरे साथ तल्लक रखे हुए, लेकिन अब ये मुझसे शादी नहीं करवा ली, तो अगर ये मेरी नहीं हो रही तो ये किसी की भी नहीं होगी, मैं इसको हर सूरत अपनाऊंगा, इससे शादी करूंगा। वो इसलिए ब्लैकमेल करता रहा, लेकिन ये नहीं मान रही थी। 23 जुलाई को आके उसने फैसला कर लिया कि अगर ये नहीं मानती तो मैं इसको कत्ल ही कर दूंगा। वो पूरनपुरा के बाजार में जाता है और वहां से 2 बड़े खंजर खरीदता है। खंजर खरीदने के बाद वो जूही नगर रेलवे स्टेशन जो होता है, 24 जुलाई को इसको वहां पे बुलाता है। ये जूही नगर रेलवे स्टेशन जो होता है, ये जंगलात के इलाके में होता है और काफी सुनसान जगह होती है। ये रेलवे स्टेशन की बैक साइड के ऊपर इसे ले जाता है। वहां पे जाके आखिरी दफा इसे बोलता है कि देखो, मेरी बात मानो, तुम मुझसे शादी कर लो, हम कर्नाटक में चले जाते हैं अपने गाँव में। लेकिन आगे से ये जो यशवी होती है, ये इनकार कर देती कि भाई देखो, मैं तुमसे निकाह नहीं करना चाहती। अब ये अपना खंजर निकालता, खंजर निकालने के बाद उसके सीने में पैबंद कर देता है, बार बार उसके सीने में खंजर मारने शुरू कर देता है। उसका सीना खून से लथपथ होता है, वो चीखने की कोशिश करती है, लेकिन खंजर इतना बड़ा होता है कि उसके सीने के आर पार हो चुका होता है, वो चीखा नहीं जाता। ये खंजर निकालता, उसके पेट में मारता, पेट में मार मार के जब इसका दिल नहीं भरता, तो ये खंजर उसके प्राइवेट पार्ट में मारना शुरू कर देता है और कहता है कि यही वो चीज है ना कि जो तुम मुझे नहीं देना चाहती, किसी और को देना चाहती हो, इस वजह से तुम मेरा नंबर ब्लॉक करती हो, किसी और के पास जाने के लिए मुझसे राब्ता नहीं रखती हो, तो तुमने मुझसे प्यार पहले किया ही क्यों, अगर तुमने मेरे साथ ऐसे ही करना था। ऐसे करके ये बोलता भी रहता है और उसे खंजर मारता भी रहता है। खैर, अब वो दम तो तोड़ चुकी थी, मर चुकी थी, वो गिरी पड़ी होती है, तो ये एक बड़ा सा पत्थर उठाता है और पत्थर उठा के बार बार उसके मुंह के ऊपर, सर में पत्थर मारना शुरू कर देता है, जिससे इसके चेहरे की हालत बिगड़ जाती है। इस बंदे को इतना ज्यादा गुस्सा होता है कि इसका गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा होता। लेकिन ये जब थक जाता है, इसको नजर आ जाता है कि ये मर चुकी है, तो ये उसको वहां पे छोड़ के अपने इलाके कर्नाटक में भाग जाता है। अब पुलिस वाले जो होते हैं, इसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट का इंतजार करते हैं। ऑटोप्सी रिपोर्ट आती है तो उसमें भी यही होता है कि 82 दफा इसने खंजर मारे हैं और 18 दफा इसके चेहरे के ऊपर पत्थर मारे गए, जिस वजह से इस लड़की की ये कंडीशन हुई। अब नाजरीन, इसकी तारीख चल रही है, केस इसका चल रहा है अदालत में, अभी तक कोई फैसला इसके हक में या इसके खिलाफ नहीं आया। जैसे जब कोई फैसला आएगा, कोई अपडेट आएगी, तो मैं आप लोगों को लाजमी आगाह करूंगा। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में सब्सक्राइब करें। मुझे इजाजत दें। अल्लाह निगहबान।